और चलिए अब खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद। योगी सरकार 6,000 रुपए की देगी सालाना मदद। उपचुनाव के लिए बीएसपी की टीम तैयार। बीएसपी ने चुनाव आयोग को 30 प्रचारकों की लिस्ट सौंपी। मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद स्टार प्रचारकों में शामिल। कानपुर बिकरू कांड की जांच में पुलिस की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। दबिश देने गई पुलिस टीम नहीं कर पाई फायरिंग। बदमाशों के आगे शून्य हो गई पुलिस टीम। हाथरस कांड के पीड़ित परिजन लखनऊ से वापस लौट कर आए। परिजनों ने अपने साथ हुए अन्याय को कोर्ट के सामने रखा। पीड़ित परिवार ने कहा, हमारी मर्जी के बिना बेटी का किया गया अंतिम संस्कार। हाथरस प्रशासन को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए डीएम और एसपी की गलती मानी। साथ ही परिजनों ने कोर्ट की कार्रवाई पर संतुष्टि जताई। इस दौरान मृतका के पिता ने कहा कि जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक बेटी की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। सपा नेता सुनील सिंह साजन ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हाथरस मामले में यूपी की सरकार हाईकोर्ट के सामने बेनकाब हो गई। सरकार के पास मामले में कोई सबूत नहीं है। सपा नेता साजन ने कहा कि सरकार हाथरस की घटना को कभी जातिवादी संघर्ष, कभी भीम आर्मी फंडिंग और कभी नक्सल कनेक्शन से जोड़ने वाली सरकार ने न्यायालय में इन तीनों मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि सरकार के पास इस मामले में कोई सबूत नहीं थे। लखनऊ यूपी में 7 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने अलग रणनीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ी रैलियों की जगह छोटी छोटी रैलियां करेंगी। हर विधानसभा में ऑब्जर्वर ने डाला डेरा। सभी को निर्देश दिया गया है कि जब तक चुनाव खत्म नहीं होंगे वहीं रहेंगे। शामली के कांदा थाना क्षेत्र के गांव इस्लामपुर खसौली में प्रधानी चुनाव को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। संघर्ष के दौरान एक महिला सहित एक बुजुर्ग घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से कांधला सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बिजनौर में कानून व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के लिए एसपी ने आज प्रभारी निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र बदले। 4 थाना प्रभारी भी बदले। जौनपुर में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत हो गई और करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मृतका के बेटे की माने तो दूसरे पक्षी लोग उसकी बहन के साथ छेड़खानी कर रहे थे, जिसके लिए मना करने पर मारपीट की गई, जबकि पुलिस इसे बच्चों के विवाद का मामला बता रही है और 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गोंडा में एक बार फिर बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में भर्ती फर्जी शिक्षकों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। यहां फिर से 2 शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख संदिग्ध मिले हैं। अभिलेख फर्जी मिलने पर उन दोनों शिक्षकों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। बीएससी ने दोनों शिक्षकों को अंतिम नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। बीएससी डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति का कहना है कि जांच के दौरान 2 शिक्षकों के अभिलेखों में गड़बड़ी मिली है। एक का जीईटी का अंकपत्र पर्ची मिला है, जबकि दूसरे की जांच चल रही है, उसका भी अभिलेख संदिग्ध है। दोनों को नोटिस जारी कर उपस्थित होने के लिए कहा गया है। गोंडा का एक 6 साल का बच्चा जो 1 से लेकर लाख तक की गुणा को लेकर बिना पेन कागज के कुछ सेकंड में हल कर देता है। 6 साल के लक्ष्य त्रिपाठी देश प्रदेश की राजधानियों के नाम भी फटाफट बता देता है। और तो और शिव तांडव जैसे कठिन मंत्र भी लक्ष्य को याद है। जालौन के चौथी थाने में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां नियाज अहमद नाम का दबंग सिपाही थाने के अंदर एक बुजुर्ग चौकीदार से हाथ पैर दबवा रहा है। दबंग सिपाही की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह को संबोधित मामले की जांच सौंपी। गोंडा के तरफगंज के चोरी बगिया स्थित गांव में जानवरों के लिए चारा लेने गई युवती पर धारदार हथियार से अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। वहीं घर से कुछ दूर पर बेहोशी की हालत में मिली युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। रामपुर एडीजी आज की अदालत में पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश श्रीमती नीलू मोगा ने विजेंद्र को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी माना, जिसके बाद उन्हें 20 साल की सजा और 30,000 का अर्थदंड देने का आदेश दिया गया।
कानपुर पनकी रतनपुर स्थित केसा सब स्टेशन पर विधायिका नीलिमा कटियार ने लगभग 2 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया, जिससे क्षेत्र के लगभग 11,000 विद्युत उपभोक्ताओं को योजनाओं का लाभ मिलेगा। भदोही के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में मिला यात्री, अस्पताल में इलाज के दौरान यात्री की हुई मौत। लिच्छवी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहा था यात्री। कानपुर खेत से गन्ना तोड़ने को लेकर नाबालिग बच्चे की पिटाई, नाबालिग के पिता ने पुलिस थाने में जाकर दी तहरीर। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में एसएसपी के आदेश पर वाहन चेकिंग के दौरान नशे में धुत चालक ने चौकी प्रभारी को एक घुसा मुंह पर चढ़ दिया। जब तक चौकी इंचार्ज को समझते तब तक अरविंद और उसका साथी चौकी इंचार्ज चंद्रदीप पर हमला कर दिया। घटना के बाद दोनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अरविंद पटेल रेलवे का कर्मचारी है और चुनाव में कार्यरत है। दोनों सारथनाथ थाना क्षेत्र के धूरपुर का रहने वाला है। मैनपुरी के घिरोर थाना के अलालपुर के पास शाम फिलिंग स्टेशन में पेट्रोल पंप मैनेजर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पंप के ऑफिस में पड़ा मिला शव, गोली लगने से हुई मौत, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच में जुटी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पर्ची नियुक्ति का मामला सामने आया। नियुक्ति को रद्द करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र संघ के अध्यक्ष। गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लगा है नियुक्ति लेने का आरोप, आरोपी विभागाध्यक्ष को जांच तक पद से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं छात्र। कुलपति ऑफिस के बाहर छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। जालौन में जमीन विवाद के चलते सौतेले भाई ने अपने भाई की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा में तेंदुए को लेकर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है, जिसके लिए पुलिस ने इलाके में चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर सीआरपीएफ ने भी ग्रेटर नोएडा में डेरा डाला हुआ है। बिजनौर के नजीबाबाद थाना इलाके में बीजेपी नेता के बेटे ने चचेरे भाई को मारी गोली, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे मेरठ के लिए रेफर किया गया। गाजियाबाद के टोनी का सिटी थाना इलाके में दिल्ली सहारनपुर रोड पर हादसा हो गया। ईंटों से लदा हुआ ट्रक ई रिक्शा पर पलट गया। ई रिक्शा में सवार 4 लोग इस हादसे में ट्रक के नीचे दब गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। ट्रक का ड्राइवर भी हादसे में घायल हुआ है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। मुरादाबाद के मझोला थाना इलाके में सफाई कर्मचारी की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से हुआ हादसा। कॉलोनी से कूड़ा जमा कर रहा था सफाई कर्मी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बहराइच के प्रयागपुर थाना इलाके में एक महिला का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। महिला की मौत को लेकर उसके परिजनों ने ससुराल पक्ष के ऊपर हत्या का आरोप लगाया। गोंडा में जमीन विवाद में दबंगों का कहर, लाठी डंडा लेकर घर पर चढ़े लोग, दबंगों ने घर को घेर लिया और पीड़ित परिवार ने लूटपाट का भी आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने थाने में दी तहरीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। श्रावस्ती में संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव, गांव के पास तालाब के पास मिला युवक का शव। तालाब की रखवाली कर रहा था युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनबा थाना क्षेत्र के अचरौरा गांव का मामला। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से गंग नहर बंदी की अवधि बढ़ गई है। कुंभ मेले से पहले गंग नहर में कई घाटों का निर्माण होगा, जिसके लिए सिंचाई विभाग को पत्र लिखकर गंग नहर बंदी की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। सिंचाई विभाग ने नहरबंदी की स्वीकृति दे दी है। 15 अक्टूबर से गंग नहर बंद रहेगी। गंग नहर बंदी से दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में पेयजल की समस्या हो सकती है। हालांकि सिंचाई विभाग ने इसके लिए पहले से तैयारियां कर ली। रामनगर में महिला ने आत्महत्या की। जहर पीकर महिला ने दी जान। पति घर की दीवार फांदकर अंदर कमरे में घुसा तो पत्नी मृत हालत में पड़ी हुई मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। तीर्थनगरी ऋषिकेश में कोरोना की रोकथाम के लिए एम्स, रोटरी क्लब और लॉयंस क्लब ने जागरूकता अभियान चलाया। लोगों को जागरूक करने और संक्रमण से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर बांटे।
मॉर्निंग वॉक पर जाते लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण से बचने की जानकारी दी। चेतावनी देने के बावजूद भी लोग लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पर लोग बिना मास्क लगाए हुए घूमते नजर आए। मसूरी में तेज रफ्तार से देहरादून की ओर से जा रही एक कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं पुलिस ने युवकों को रोककर चालान कर दिया। रुद्रपुर में बीजेपी पार्षद की हत्या। बदमाशों ने पार्षद को घर के बाहर मारी गोली। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार। अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हत्यारे। ऋषिकेश से पुलिस ने 2 सटोरियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए सटोरी आईपीएल में लगाते थे सट्टा। सटोरियों के पास से एक लैपटॉप, 7 मोबाइल और नकदी बरामद। नैनीताल में भारी मात्रा में पर्यटक नौकायन का लुत्फ उठाने जा रहे हैं। पर्यटकों की भीड़ उमड़ने से नाविकों के चेहरे खिल उठे हैं। कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के बाद नैनी झील की लोकप्रिय बोटिंग पर रोक लग गई थी। लंबे अंतराल के बाद राज्य सरकार ने पर्यटन की अनुमति दे दी है। मसूरी में बीती शाम तेज रफ्तार से देहरादून की ओर से जा रही एक कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। वहीं कार की चपेट में आए 3 युवकों को हल्की चोट भी आई। रुड़की की भगवानपुर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 9 सितंबर को चोरी हुए ट्रक को जिला मुजफ्फरनगर से किया बरामद। इतना ही नहीं, पुलिस ने ट्रक को चोरी करने वाले यामीन नाम के एक चोर को भी गिरफ्तार किया है। आगरा अधिवेशन का शानदार आगाज। आगरा के राजनीतिक दल, कोरोना वॉरियर्स, प्रशासन, कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। आगरा के विकास को लेकर हुई चर्चा। उद्योगपति पूरन रावत ने कहा कि प्रदूषण को लेकर काम करें। सरकार की नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए। सड़कों का टूटना और बनना भी प्रदूषण का कारण। आगरा से सांसद एसपी बघेल ने कहा कि प्रदूषण एक गंभीर समस्या। उन्होंने कहा कि नल के माध्यम से देश के हर गांव में पानी पहुंचेगा। ये मोदी की योजना हर घर में जल पहुंचाने की है। कोरोना काल में गरीबों के लिए काम किया गया। एसपी बघेल ने कहा कि मुफ्त में राशन देने का काम सरकार ने किया। भूख से कोई नहीं मरेगा। आगरा के 10,000 से ज्यादा छात्र बेंगलुरु में पढ़ते हैं, जिनका पूरा ख्याल रखा गया। एसपी बघेल ने कहा कि बाहर से आने वाला पर्यटक ताजमहल देखने जरूर आता है, इसलिए ताजमहल को रात 11 बजे तक खोलने की मांग की गई। एसपी बघेल ने कहा कि आगरा में हाईकोर्ट बेंच बनना चाहिए। आगरा में पब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो आगरा को मिनी गोवा बनाना चाहते हैं। आगरा में यमुना पर बैराज बनाने की भी मांग उठाई। इंडिया न्यूज के कार्यक्रम आगरा अधिवेशन में आगरा के मेयर नवीन जैन ने कहा कि आगरा में विकास करने का काम किया। उन्होंने कहा कि आगरा शहर बदल रहा है। आगरा में कोरोना काल के दौरान किसी को दिक्कत नहीं हुई। बीजेपी महिला मोर्चा ब्रज क्षेत्र की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि आगरा में तेजी से विकास का कार्य किया जा रहा है। ब्रज क्षेत्र में महिलाएं जागरूक है। बबीता चौहान ने कहा कि गंगा जल से घर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। कोई भी अपराधी शहर में नहीं बचेगा। बबीता चौहान ने कहा कि आगरा में 4.5 लाख मास्क बनाकर बांटे गए। आगरा में लोगों की सोच बदल रही है। बबीता चौहान ने कहा कि आगरा में महिलाओं की सोच में भी बदलाव आया। जल्द ही महिलाओं का पूर्ण रूप से विकास होगा। इंडिया न्यूज के अधिवेशन में बीजेपी विधायक रामप्रताप चौहान ने कहा कि आगरा में एम्स की जरूरत। आगरा में हर घर में पानी पहुंचाया। विधायक रामप्रताप ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि लाल टोपी लगाकर लाशों की राजनीति करते हैं। इंडिया न्यूज के अधिवेशन में सपा नेता वाजिद ने कहा कि अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं है। सपा ने आगरा को पेरिस बनाया था। आगरा में पानी की किल्लत। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने कोरोना को लेकर जनता को आंकड़ों के सच से दूर रखा। साथ ही कानून व्यवस्था पर कहा कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। इंडिया न्यूज के अधिवेशन में कांग्रेस नेता शबीर ने कहा कि कांग्रेस सरकार बने तो आगरा में एम्स बनाएंगे। कोरोना के लिए आगरा में केवल 3 अस्पताल ही हैं, जो काफी कम है। कांग्रेस नेता शबीर ने कहा कि कोरोना काल में लोग सड़क पर इलाज कराने को मजबूर हैं। आगरा में अच्छे अस्पताल की कमी है। आगरा में कोरोना काल के दौरान पुलिसकर्मियों ने सराहनीय काम किया। इंडिया न्यूज के मंच से बोले डीएम जिले भर में बनाया गया था सेंटर।
वहीं कोरोना काल के दौरान एसएसपी ने मंच पर रखी अपनी बात, कहा चौकी, थाने और सिविल डिफेंस की मदद से घर घर तक राशन बंटवाया। कंट्रोल रूम कोरोना काल में 24 घंटे काम कर रहा है। एसएसपी ने बताया कि जहां जहां भी जरूरत पड़ी लोगों को पैकेट्स के जरिए राशन सामग्री बांटी गई। लोगों की सूची तैयार कर क्वारंटीन सेंटरों में उचित व्यवस्था की गई। समय समय पर लोगों की हर संभव मदद की गई, जिसमें तहसील स्तर से लेकर जिला पारी काम भी किए गए। आगरा में इंडिया न्यूज के कार्यक्रम में डीएम पीएन सिंह ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए प्रशासन सक्षम, अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। डीएम ने कहा कि हम हर मुश्किल से लड़ने को तैयार हैं, दिन रात प्रशासन लोगों की जरूरतों के लिए तैयार है। डीएम ने कहा कि हमने कोरोना काल में भी नॉर्मल तरीके से काम किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करके हर जगह पर नजर बनाए रखने का काम किया। डीएम ने कहा कि उन्होंने किसानों की मदद के लिए भी कदम उठाए, सिंचाई से लेकर बिजली की समस्या को सामने आने नहीं दिया। डीएम ने कहा कि जब तक अभिभावकों की सहमति नहीं होगी स्कूल तब तक नहीं खोले जाएंगे और जहां स्कूल खोले जाएंगे वहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। डीएम ने कहा कि स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी और जो बच्चे स्कूल आएंगे उनके लिए क्लासेस चलाई जाएंगी। इंडिया न्यूज के कार्यक्रम आगरा अधिवेशन में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस खेत में गाय पहुंचती है वहां पैदावार ज्यादा होती है। मंत्री ने कहा कि किसान की आय बढ़ाने में और दुग्ध उत्पादन पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि दुग्ध एक ऐसी चीज है जो सभी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। मंत्री ने कहा कि यूपी दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है। हमने 80,000 गाय किसानों को दी है। मंत्री जी ने कहा कि हमने आपदा को अवसर में बदला, योगी सरकार ने कोरोना महामारी को लगभग हरा दिया है। मंत्री ने कहा कि गौशालाओं में गाय और सांड दोनों ही रह गए हैं। हम और गौशालाएं बनाने की तैयारी में हैं। आने वाले दिनों में गायें रोड पर नहीं दिखेंगी। मंत्री ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौवंश के लिए अलग से व्यवस्थाएं की है और धन भी जुटाया है। गाय और सांड के लिए एक तरह की गौशाला बनी है और बनेगी। मंत्री जी ने कहा कि बीजेपी सरकार मुफ्त में गाय दे रही है और गाय के पालन के लिए 900 रुपए भी दिए जा रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि गाय के गोबर से खेती करना आसान, किसानों को गोबर से अच्छी खाद मिल रही है। मंत्री ने कहा कि जैविक खेती से किसानों को फायदा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मत्स्य पालन के लिए तालाबों को खुदवाया गया है। तालाब खोदने के लिए महिलाओं को 60% अनुदान और पुरुषों के लिए 40% अनुदान। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यूपी को मछली मीट एक्सपोर्ट करने से करोड़ों का लाभ मिलता है। मछली के दाम पर 3 से 4 गुना मुनाफा मिलता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने मत्स्य पालन के लिए सहयोग किया है और किसानों की खेती के साथ साथ पशुपालन में भी सहयोग दिया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसानों की बुरी स्थिति गुलामी के कारण हुई है। आजादी के बाद देश के विधाताओं ने किसानों को कभी नहीं समझा, लेकिन बीजेपी सरकार किसानों के विकास के लिए काम कर रही है। इंडिया न्यूज के कार्यक्रम आगरा अधिवेशन में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने की शिरकत और कहा कि संकट काल में हम लोगों के साथ हैं। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि किसानों को बिजली देने में सरकार पीछे नहीं रही है। इसी के साथ शहरों में भी डिजिटल मीटर लगाए गए हैं, जिससे सही बिल और समय पर बिल आता है। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरकार प्रीपेड बिल योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिससे लोगों को लाइन में लगने और बिल जमा करने में आने वाली परेशानी से बचा सकेंगे। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि संकट काल में हम जनता के साथ हैं। सरकार ने देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराया है। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि गरीब किसान 24 किस्तों में बिल जमा करें। उधार को हम सुधार में लाना चाहते हैं। लोगों की सुविधा के अनुसार सरकार काम कर रही है। किसान को हर हालत में 10 घंटे बिजली दे रहे हैं। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि आज यूपी बिजली बेच रहा है, कोई भी राज्य बिजली खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि हमने जनता की सेवा की है, हमारा काम है जनता को बेहतर सुविधा देना। 2022 में जनता अपना फैसला खुद लेने के लिए सक्षम। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में सामने आए 54,265 नए केस। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,182 नए केस आए सामने। कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,39,000 के पास। कोरोना से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत। सुल्तानपुर में 3600 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। 34 नए मरीज मिले। जिले में अब तक 3,629 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 60 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।
उत्तराखंड में जारी सीजन से पहले कोरोना संक्रमण से थोड़ी राहत मिली। पिछले 24 घंटे में 296 संक्रमित सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 15 मरीजों की मौत हुई। कोरोना से मरने वालों की संख्या 762 हो गई है। देहरादून में सबसे ज्यादा 108 कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि नैनीताल में 31, चंपावत में 31, हरिद्वार में 26 कोरोना मरीज मिले। उत्तरकाशी में 23, अल्मोड़ा में 19, उधम सिंह नगर में 16, पौड़ी में 12, पिथौरागढ़ में 10, चमोली में 9, रुद्रप्रयाग में 6, बागेश्वर में 4, टिहरी में 1 कोरोना मरीज मिले।